नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए टॉप मोस्ट 110 क्वेश्चन जो कि होंगे हमारी स्टेट एग्जाम के लिए। और यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ हमने सेलेक्ट किए हैं ताकि आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम है, जो कि 26-27 जुलाई 2025 को होना है, तो उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे पर्यावरण के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। देखिए, हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवा एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए, आपको सीधा प्रश्न मिलेगा, सीधा उसका उत्तर मिलेगा ताकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको सीधे प्रश्न के साथ में उत्तर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हिमालय के सहारे से बसे हुए जो फैले हुए भारतीय नगर हैं, वहाँ पर भूस्खलन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर कारण बनता है मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल का जो विनाश होता है, उसके कारण से यहाँ पर भूस्खलन जो है वो देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, धारणीय स्थायी विकास की अवधारणा का के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पर जो बटलेन थे, ये यहाँ पर सर्वप्रथम प्रतिपादक थे स्थायी विकास की अवधारणा के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग में 2002 में। इसी के साथ में अगला प्रश्न आ जाता है, स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर IUCN, जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी जो विश्व संरक्षण नीति थी उसकी रिपोर्ट में यहाँ पर सबसे पहले स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई थी? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा जो थी वो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को जो हुआ था उसमें यहाँ पर प्रदान की गई थी। इसके साथ में धारणीय विकास के 5 प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो कौन-कौन से हैं? तो धारणीय विकास के 5 प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। ये 5 क्षेत्र जो हैं, ये धारणीय विकास के प्रमुख 5 क्षेत्र होते हैं। इसके साथ में अगला प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन-सा है? तो यहाँ पर धारणीय विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विद्युत का उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा जल विद्युत। इसी के साथ में धारणीय विकास के उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो वो होगा यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो होगा, ये यहाँ पर संवेदनशीलता का विषय होगा। इसी के साथ में भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना जो थी ये कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1982 के अंतर्गत। यहाँ पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1987 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? तो यहाँ पर दाता और पाता यानी कि रिसीवर और कंट्रीब्यूटर की यहाँ पर जो भूमिका थी ये इसमें थी। इसी के साथ में कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो जो प्रौद्योगिकी मानव है ये यहाँ पर पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान एवं आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 25 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ले तापमान, और साथ में जो आर्द्रता है वो लगभग 60%। इसके साथ में बात की जाए पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव जो था ये कब से आरंभ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति जब से हुई है तभी से पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव जो है वो देखने को मिला है, एवं आर्थिक निश्चयवाद से यहाँ पर ये प्रारंभ माना जाता है। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति जब से हुई तब से हमारी पर्यावरणीय समस्याएं जो है वो आरंभ हुई। इसके साथ में मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग होता है? तो मेघ बीजन में यहाँ पर प्रयोग होता है ठोस CO2 एम आयोडीन की यौगिक, ये CO लिखा है, ठोस CO2 एम आयोडीन की यौगिकों का इसमें उपयोग जो होता है वो किया जाता है। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर जो है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो बुकलिन जो USA के अंतर्गत है, ये शहर यहाँ पर भूमिगत जल के दोहन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो यहाँ पर यौगिक जो होगा वो होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दूसरा प्रमुख विध्वंसक यौगिक होता है। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो यहाँ पर जो जोसेफ फॉरमैन थे 1985 में, इन्होंने ओजोन स्तर के क्षरण का पता सबसे पहले यहाँ पर लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था। तो यहाँ पर ये दशक जो था 1965 से 1974 के बीच में ये दशक मनाया गया था। आगे बात की जाए, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना जो थी ये प्रस्तुत की थी किसने? तो यहाँ पर बात की जाए चार्ल्स एल्टन की, जिन्होंने ये परिकल्पना जो थी ये यहाँ पर प्रस्तुत की थी पारिस्थितिक स्तूप की। चलिए अगला प्रश्न है, आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि बात की जाए जो आहार जाल फूड वेब्स होती हैं, इसमें विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्थिरता में वृद्धि होती है। यहाँ पर सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि के द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? तो यहाँ पर सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की जो स्थिरता है ये एक स्वसाम्य व्यवस्थित क्रियाविधि होती है, उसके द्वारा यहाँ पर ये कायम रहेगी। आगे देखिए, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सभी उपभोक्ता जो होते हैं इनमें परपोषी गुण पाया जाता है, क्योंकि देखिए स्वपोषी जो होते हैं वो सिर्फ पौधे होते हैं और वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु परपोषी उपभोक्ता जो होते हैं सभी परपोषी होते हैं। हम पौधों पर निर्भर होते हैं, शाकाहारी हों चाहे मांसाहारी हो। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से धीरे धीरे हर एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ताओं पर यहाँ पर आश्रित होता है, तो सब में परपोषी गुण होता ही होता है। आगे देखिए, द्वितीयक उत्पादक किसे कहेंगे? तो द्वितीयक उत्पादक यहाँ पर कहेंगे जो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को यहाँ पर कहा जाएगा। प्रकृति का मेहतर जो है स्क्वेंजर किसे कहा जाता है? तो अपघटक और कवक जो होते हैं इन्हें प्रकृति का मेहतर यहाँ पर कहा जाता है। आगे देखिए, जीवी और अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। तो अपघटक जो होते हैं वो जैविक और अजैविक घटकों में यहाँ पर संबंध स्थापित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको संज्ञा प्रदान करते हैं खड़ी अवस्था की। आगे बात की जाए यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा के अंतर्गत। आगे बात की जाए, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल जो होता है ये एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? तो यहाँ पर खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों में गुजरता है। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है। अर्नेस्ट हैकल जो है यहाँ पर पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा इनको प्रदान की गई है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर अध्ययन किया जाता है वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन इसमें हम करते हैं। चलिए, अल्पाइन वृक्ष की ऊंचाई, अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो भारत में इनकी जो ऊंचाई होती है ये 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। अगला प्रश्न आता है, स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पर बात की जाए इनकी ऊंचाई की तो 4000 मीटर यहाँ पर इनकी ऊंचाई होगी। आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत इकाई के अंतर्गत इसमें मापा जाता है। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर बात की जाए मीथेन गैस जो होती है ये निकलती है वनस्पतियों के सड़ने के कारण। इसके साथ में वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका जो प्रतिशत है वो 0.93% इसकी मात्रा होती है। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यहाँ पर पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं।
पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है, तो यहाँ पर इसकी इकाई की बात की जाए तो पारिस्थितिक तंत्र जो होगा यही इसकी इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है, तो यहाँ पर जो सौरिक विकिरण यानी कि सूर्य की जो विकिरण होती है, ये पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल होता है, क्योंकि हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो इसी पर निर्भर करता है ऊर्जा के लिए। पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है, तो यहाँ पर ऊष्मा के रूप में इसे मापा जाएगा। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, तो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में होता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र। इसी के साथ में बात की जाए पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान की, तो यहाँ पर इन्होंने संज्ञा प्रदान की, क्रमशः इसे बायोसिनोसिस और माइक्रोम्स के नाम से इसे यहाँ पर संज्ञा प्रदान की है। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होती है, तो जीवों की संख्या स्थिर होगी यदि पारिस्थितिक तंत्र संतुलित होगा तो। आगे देखिए, एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा, तो देखिए एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का जो संख्या पिरामिड होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। आगे देखिए, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा, तो ये भी यहाँ पर उल्टा बनेगा। अब देखिए, ये उल्टा बनने के पीछे कारण यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारा एक पिरामिड होता है इस प्रकार का। अब यहाँ पर तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की बात की तो देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर देखा जाए तो जीव भार का पिरामिड यहाँ पर बात की जा रही है, जीव भार का यानी कि जीवों के भार का। तो सबसे ज्यादा जीव भार जो है वो हमें देखने को मिलेगा बड़ी मछलियों का, जो बड़ी मछलियां होंगी उनका, फिर उससे कम यहाँ पर छोटी मछलियों का, फिर सबसे कम सबसे छोटी मछलियों का। यदि संख्या की बात की जाए तो संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा छोटी मछलियों की देखने को मिलेगी, परंतु भार की बात हो रही है तो इस प्रकार से ये उल्टा बनेगा। आगे देखिए, प्रत्येक पोषण तत्व के जंतु कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं, तो ये देते हैं यहाँ पर 10% ऊर्जा जो है वो अगले पोषण तल को ये देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो किस रूप में होता है, तो यहाँ पर होता है ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में। मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो मृत जीवी जो खाद्य श्रृंखला होती है इसे हम डेट्रिटस के नाम से जानते हैं। आकाश का नीला रंग प्रातः एवं गोधूलि के समय आकाश की लालिमा का कारण है, तो यहाँ पर प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो यहाँ पर इसका कारण रहेगा। आगे देखिए, क्षोभमंडल का सामान्य ताप पतन दर क्या है, तो यहाँ पर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर ऊंचाई पर। इसी के साथ में बात की जाए सामान्य वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है, तो यहाँ पर जो समताप मंडल होता है इसके अंतर्गत ही हम यहाँ पर ओजोन मंडल को देखते हैं, तो समताप मंडल हमारा उत्तर होगा। मानव कौशल के द्वारा प्रभावित जैव मंडल को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है, तो यहाँ पर नूनस्फीयर यहाँ पर इसे कहा गया है, न्यूस्फीयर। आगे देखिए, वह मंडल जिसमें विद्युत आवेशित कण तैरते हैं और जहां से रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती है, किस मंडल की संज्ञा से इसे अभिहित की जाती है, तो ऐसे मंडल को हम यहाँ पर कहते हैं आयन मंडल। नाम से स्पष्ट है, जिसमें आवेशित कण या आयन जो होते हैं वो तैरते हैं, तो वो मंडल आयन मंडल कहलाता है। सबसे लंबी तरंगे होती है, तो यहाँ पर रेडियो तरंगे जो होती है वो सबसे लंबी तरंगे मानी जाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कोहरा तथा पाला की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो तापीय प्रतिलोमन जो होता है इसके कारण कोहरा और पाला की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी पर पवन संचरण का कारण क्या है, तो वायुदाब प्रवणता जो होती है इसी के कारण से हवा जो होती है वो चलती है, यानी कि वो अलग अलग तरह का वायुदाब जो होता है उसी के कारण यहाँ पर पवन चलती है। कहाँ पर शरद ऋतु नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा जो होती है उसके पास नहीं होगी शरद ऋतु, क्योंकि देखिए यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा होती है, भूमध्य रेखा बीचों बीच का हिस्सा होती है। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं, तो ये मानसून वन बायोम में ये पाए जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर
नुकीली शंकुआकार पत्तियों वाले सदाबहारी वृक्ष किस बायोम में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं कोणधारी वन बायोम के अंतर्गत। आगे देखिए, एक सीमा तक प्रकृति अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है, तो इसे हम होमियोस्टेटिस यहाँ पर कहेंगे। किस क्रिया के द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो जो विनाइट्रीकरण की प्रोसेस होती है उसके कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो जो हाइड्रोजन चक्र होता है इसमें यहाँ पर सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो देखिए, धान का पौधा जो होता है वो अमोनियम के रूप में यहाँ पर नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटकों, अजैविक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव कारण बनता है। तो ये कारण बनता है एक अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का। पारिस्थितिकी कार्यशीलता की आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी कार्यशीलता की आधारभूत इकाई पारिस्थितिक तंत्र ही यहाँ पर रहेगा। पारिस्थितिकी का अध्ययन का अंतिम लक्ष्य होता है, तो पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण जो होता है यही इसका अंतिम लक्ष्य होता है। इकोक्लाइन क्या होते हैं? तो इकोक्लाइन दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य जो संक्रमण मंडल होता है उसी संक्रमण मंडल को यहाँ पर हम इकोलाइन कहते हैं। पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है? तो पार्थिव विकिरण जो होता है बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में ये होता है। वायुमंडल में अशुद्धियों में किसके कण आर्द्रता ग्राही नाभिक बनाते हैं? तो नमक के कण जो होते हैं ये आर्द्रता ग्राही नाभिक बनाते हैं। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में प्राप्त होती है? तो देखिए, अनुकूलतम बायोम की दशाएं जो होती है ये अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में ये प्राप्त होती है। नामक लता मुख्यतः पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यहाँ पर सदाबहारी वर्षा वनों में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो यहाँ पर बात की जाए अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम जो होते हैं यहाँ पर सबसे कम जो है तापांतर हमें देखने को मिलता है। एक हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? तो ये सवाना बायोम की जो घास होती है ये हाथी घास यहाँ की प्रमुख घास होगी। दरियाई गधा कहाँ पाया जाता है? तो दरियाई गधा जो है ये पाया जाता है अफ्रीका में ये पाया जाता है। चलिए, चेपरेल नामक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो कैलिफोर्निया में चेपरेल नामक झाड़ियाँ जो होती है ये देखने को मिलती है। इसके साथ में स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है, तो यहाँ पर उच्च वार्षिक तापांतर जो है ये यहाँ के जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर अहमदाबाद में ये स्थित है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर वर्ष 1890 कोलकाता में इसकी स्थापना जो थी ये की गई थी। आगे देखिए, भारत को कितने जियोग्राफिक जोन्स में विभक्त किया गया है? तो यहाँ पर भारत को 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वार्टजाइट कायंत्रित होता है? तो ये कायंत्रित होता है बलुआ पत्थर से ये कायंत्रित होता है। आगे देखिए, सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सोडियम जो क्लोराइड होता है इसकी मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक होती है। रेडियोलेरियन किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये सिलिका प्रधान की ऊर्जा है। आगे देखिए, मरुस्थल प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं वृष्टि छाया का। इसके साथ में पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण जो है ये यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार होगा। समुद्री धाराओं की दिशा क्या है?
तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती एवं दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्ती इनकी दिशा होती है। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, तो इसे हम यहाँ पर कहेंगे इकोटोन। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इकोटोन। भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? तो यहाँ पर ये पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषता है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है? तो यहाँ पर होता है श्वसन। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती है? तो इसमें होती हैं 4 प्रमुख कड़ियां। आगे लेते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, तो ये वर्ष 1916 कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित कार्यक्रम राष्ट्रीय वन नीति 1988 से सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर है वनीकरण और व्यर्थ भूमि का विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण। साथ ही साथ यहाँ पर लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, ये इसकी कुछ यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित हैं। कुंजवन कहाँ वितरित है? तो कुंजवन जो है ये उत्तरी अफ्रीका में वितरित है। आगे देखिए, क्राउन साइनस नामक परिदृश्य कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इसी के साथ में बात की जाए कौन सा धरातलीय जीवों वनस्पतिक विकास व जीव समुदाय के दृष्टिकोण से उन्नत है? तो यहाँ पर उष्ण सदाबहार कटिबंधीय वन। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है कि जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थों वाली होती है? तो जो शंकुधारी वन होते हैं इनकी भूमि अम्लीय और अल्प खनिज पदार्थों वाली होती है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो इसे हम यहाँ पर कहते हैं इकोटोन। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो वो होगा यहाँ पर भूमध्य रेखा, जहाँ पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघक्षण रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। इसके कारण से ये रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का प्रमुख कारण क्या है? तो महासागरों में पाए जाने वाली प्रवाल भित्तियों के विरंजन का प्रमुख कारण यहाँ पर होता है ग्लोबल वार्मिंग। स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो झाड़ी पौधों के लिए जो है स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो जो जलकुंभी होता है वो यहाँ पर तेजी से वृद्धि करते हैं। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, तो यहाँ पर लाइकेन जो होता है ये वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो यहाँ पर बात की जाए तो ये जलकुंभी की वृद्धि से नष्ट हुई। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं जीरोफाइट्स। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो होता है सीधा। एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, तो ये भी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर उल्टा। घास स्थली तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, तो ये होता है हमेशा सीधा। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है एक दिशीय प्रवाह यहाँ पर इनमें होता है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर जाने में ऊर्जा का ह्रास होता है, तो देखिए 90% ह्रास हो जाता है और 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंच पाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की जो हमारे पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र वगैरह से संबंधित जो प्रश्न थे ये होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।